हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 3 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि रविवार के दिन जो है हम उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण है। उसमें से ख़ास तौर से जब आपको याद होगा कि जब हम अभी इजराइल हमास संघर्ष चल रहा था तो उसमें हमने बताया था कि एक शॉर्ट टर्म संघर्ष विराम हुआ था। तो उस संघर्ष विराम के मैंने बताया था कि अब अगर कोई और चेंज होगा तो हम इसको आगे बताएंगे कि इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है। और हुआ भी यही कि परसों जो है वो 2 दिन तो बढ़ा, इसके बाद वो समझौता जो है फिर से जो है युद्ध शुरू हो गया। और जो है 1 तारीख को यानी परसों ही जो है प्रधानमंत्री जी जो है इजराइल के राष्ट्रपति के साथ कह सकते हो कि पहली बार मुलाकात करते हैं। दुबई में जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सम्मेलन चल रहा है 30 नवंबर से, जैसे आप लोगों को पता होगा। तो उनसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि इजराइल को लेके कि वो जो है एक तो उस 7 अक्टूबर की घटना का वो विरोध करते हैं, मतलब उसको कंडेम करते हैं। और साथ ही में जो है इजराइल ये कहते हैं कि जो है 2 राष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में भी वो वक्तव्य जो भारत की तरफ से दिया जाता है उसमें भी वो बात आती है। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कि इजराइल हमास युद्ध को अंतिम बनाना, ये बात कहे थे। ये हमारी दूसरी न्यूज़ रहेगी। जो पहली न्यूज़ है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इशू पे जो भारत के प्रधानमंत्री के चीफ एडवाइजरी काउंसिल, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके जो अध्यक्ष हैं श्री विवेक देबराय जी, उन्होंने एक लेख लिखा था काफ़ी दिन पहले। और 1-2 दिन पहले ही उन्होंने फिर ये वक्तव्य दिया कि जो है भारत का जैसे सतत विकास लक्ष्य, आप लोग को पता होगा कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत जो है अगले 15 सालों के लिए जो है 2015 से लेकर 2030 तक के लिए 17 ग्रुप में 169 टारगेट के रूप में जो है एक सतत विकास लक्ष्यों को बताया गया है। उसके प्रदर्शन को लेके जो है अभी G20 में भी ये बात आई थी कि कहीं ना कहीं जो देश हैं वो उसके आसपास भी नहीं आ रहे हैं जो उनको जहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसी पर एक सतत विकास पर एक सम्मेलन हुआ है। उसी में विवेक देवरा जी ने कहा कि भारत और दुनिया के प्रदर्शन के बारे में बताया और ये बताया कि भारत का प्रदर्शन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में दुनिया के कई सारे विकसित देशों से बेहतर है। और इसको लेकर एक अध्ययन आया है, उसको हम अगर ज़रा अभी इसको जाएंगे समझेंगे तो समझ में आएगा कि जो सतत विकास लक्ष्य है 2030 तक जिस स्तर से चल रहे हैं ये तो प्राप्त नहीं होने वाले हैं। लेकिन भारत और जितने उस तरह के अन्य देशों के साथ जो तुलना किया गया है, भारत सबसे पहले अगर जिस दर से चल रहा है 2059 तक जो है ये इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बाकी और देश जो है और जो दुनिया अगर को देखा जाए ओवरऑल, भारत 2059 में उसको प्राप्त कर लेगा और दुनिया 2078 में। यानी कि कहीं ना कहीं भारत का प्रदर्शन दुनिया के औसत से अभी बेहतर चल रहा है जिस दर पे चल रहा है। और विकसित देश तो 2176 में जाके उसको प्राप्त करेंगे। ये एक अध्ययन के में बताया गया है। इसको जैसे बताया ना कि देवराज जी एक लेख लिखे थे, तो इन पूरी चीज़ों को समझ के आइए हम इस मुद्दे को समझते हैं कि सतत विकास लक्ष्य में भारत और दुनिया का क्या प्रदर्शन है। सतत विकास लक्ष्य में देखिए ये 17 लक्ष्य है जिसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, यानी आप कह सकते हो कि एक अच्छी दुनिया के लिए जितने सारे जो लक्ष्य चीज़ें हो सकती हैं, शांति, सहयोग, युद्ध का न होना, बालिका लिंग सशक्तिकरण, समावेशी विकास, पर्यावरण, जलवायु अनुकूल खेती, बेहतर रोजगार के अवसर, ये ऐसे बहुत सारे कुल मिला के 169 लक्ष्यों को ये सतत विकास लक्ष्य के तहत इसमें किया गया है। और ये लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम इनके प्रदर्शन को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि भारत का प्रदर्शन कई विकसित देशों से अच्छा है। ये बात भारत के जो प्रधानमंत्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं विवेक देबराय जी, उनका कहना है। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो एक रिपोर्ट पर आधारित ये बात कह रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने कहा
कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में भारत कई विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ये बातें उन्होंने G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की एक कार्यशाला आयोजित थी, उसमें ये बात कही। और उन्होंने कहा कि जो है विकसित देशों ने, इसमें जो बात की कि विकसित देशों ने सतत विकास लक्ष्यों में रुचि खो दी है, कि ये बता रहे हैं कि जो विकसित देश हैं एक्चुअल में अब वो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति अपनी रुचि उन्होंने खो दिया है। ऐसे में भारत कम से कम जो है बेहतर स्थिति में है। इन्होंने कहा, देखिए कि सभी देश पटरी से उतरे हुए हैं, लेकिन तथाकथित विकसित देशों की तुलना में भारत कम पटरी से उतरा है। यानी ये बता रहे हैं कि ग्लोबल विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तय है 2030 में, जिसमें 15 से शुरू हुआ था 2030 तक, इसमें हम मिड में हैं। देखा जाए तो आधे समय में जब हम अपनी तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी हमारी गाड़ी पटरी से उतर गई, हमारी क्या पूरे विश्व की उतर गई है। उसमें से भारत विकसित देशों से बेहतर स्थिति में है। यहाँ कहा जाए कि और भी देशों से बेहतर स्थिति में है, यानी थोड़ी कम पटरी हुई है कि यानी समय के साथ हम उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसके कारण बताते हैं। ये कहते हैं कि इसके उसमें कई सारे हैं, जैसे संरक्षणवाद है, घरेलू आर्थिक समस्याएं हैं, भू राजनीतिक मुद्दे हैं जिनके दूर होने के कोई संकेत नहीं, जैसे युद्ध की समाप्ति। ये ऐसे मुद्दे हैं, जैसे इसमें बताया ही गया है कि 169 में ऐसे लक्ष्य तय किए गए हैं जो कह सकते हो ना कि बहुत विशाल, बहुत उत्कृष्ट, लेकिन जब उनको प्राप्त करने जाओ तो लगभग नियर टेंस टू इम्पॉसिबल है। जैसे कि वैश्विक शांति, पूरे विश्व में शांति हो जाए, किसी से युद्ध न हो। क्या ये इसको क्वांटिफाई ढंग से 15 साल के अंदर प्राप्त करना क्या संभव हो सकता है कि देशों के बीच में आपस में सहयोग हो जाए, पूरी तरह से समानता हो जाए? तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि विवेक देवरा कहते हैं कि इसके बावजूद भी भारत SDG लक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के जो विकासात्मक लक्ष्य हैं, भारत को एक विकसित देश होना है, एक समावेशी देश होना है, एक लोक कल्याणकारी देश होना है, उसके लिए जो कुछ भारत ने लक्ष्य तय कर रखा है उसमें से अधिकांश लक्ष्य जो है SDG के लक्ष्यों में, अधिकांश क्या, SDG में तो सारे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं और भारत के जो विकास लक्ष्य हैं उसके अनुरूप हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी भारत को SDG लक्ष्यों की तरफ प्राप्त करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारत के विकासात्मक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो ये 2015 में जो है संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा है। और यह वर्तमान, भविष्य, लोगों और ग्रह, वर्तमान और भविष्य में लोगों, पीपल एंड प्लैनेट, इनके शांति और समृद्धि का एक साझा खाका प्रदान करता है। यानी पीपल, प्लैनेट, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वर्तमान में और भविष्य में, इन दोनों के लिए एक साझा खाका तैयार करता है। और इसके केंद्र में 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। लक्ष्य तो 17 ही है, अभी आप तस्वीर में देखे भी थे, लेकिन इसके तहत 169 टारगेट तय किए गए हैं जो कहीं न कहीं वैश्विक साझेदारी में विकसित और विकासशील सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिए एक जरूरी आह्वान करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब ये है कि इसमें ये माना गया है कि जैसे इसमें क्या क्या है, गरीबी और अन्य अभावों को समाप्त करने के लिए उन रणनीतियों के साथ साथ चलाया जाना चाहिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार, असमानता, जलवायु परिवर्तन, महासागरें, यानी ये जो लक्ष्य हैं ये आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं और इनको वैश्विक स्तर पे विकसित और विकासशील देशों के सहयोग के आधार पर चलाया जाना चाहिए। लेकिन अब ये प्रश्न है कि भारत और दुनिया का SDG के संदर्भ में प्रदर्शन कैसा है। देखिए, ये जो चार्ट है ये कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जो है 2022 के लिए जो है, कोलंबिया ही है ना, देख लेता हूँ, हाँ, कोलंबिया विश्वविद्यालय के जेफरी सैक्स और उनके सहयोगियों ने जो है 2022 के जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के आधार पे जो है भारत सहित दुनिया के प्रमुख देशों का जो है वो प्रदर्शन देखा और उसको 0 से लेकर 100% के आधार पे नापा। तो हम अगर इसी पूरे को समझ लें तो इसका आधा, जो जितना हम पढ़ रहे हैं उसका आधा समझ में आ जाएगा। जैसे ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑन SDG में देखा गया कि जब 2000 में ये से देखा जाए कि जब ये लाया गया तब भी जो हमारा
वैश्विक स्तर पे जो है दुनिया थी वो 59% के जितने ग्लोबल लक्ष्य रखे गए हैं 169 के जो टारगेट हैं उसमें से 59% तो हम वहाँ 2015 तक प्राप्त कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि भले एसडीजी लक्ष्य जो है 2015 में रखा गया हो, लेकिन दुनिया उसके पहले भी उन लक्ष्यों के लिए प्रयास कर रही थी और वह 59% तक पहुंची थी। अभी कहां पहुंची है ये बता रहे हैं कि अभी यहां पे कहीं है, यानी कोरोना के पहले जो है कहीं ना कहीं 63% तक जो है पहुंची है। यानी ये देखिए ये नीला वाला जो है ये अभी का है कि 2015 से लेकर 19 तक का, यानी कोरोना के पहले तक का जो ट्रेंड है। और एसडीजी जो है ये रेड वाला है, ये प्रॉमिस लाइन है। तो पहले तो ठीक यहां से देखा जाए तो दुनिया जो है इसको ऐसे चढ़ना था, अगर उसको देखा जाए। देखिए कितना शार्प ऊंचाई, यानी एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही जाना था। 59% से सीधे 100% जाना था 15 सालों में, यानी जिसके लिए हर साल कम से कम 2.25%, 2.4% की वृद्धि वैश्विक लक्ष्यों में करनी थी। लेकिन दुनिया जिस तरह से चल रही है और कोरोना काल के बाद जैसे ये डॉटेड लाइन है ये बता रहा है कि इस तरह से जा रही है दुनिया, यानी हमें चाहिए ये 2030 के लिए जा रही है इस तरह से। तो ये लक्ष्य 100% पाएगी कहां पे? 2078 में वर्ष पूरा विश्व जो है वैश्विक लक्ष्य को देखा जाए एसडीजी लक्ष्यों को, तो जो 2030 के लिए तय है उसको हम प्राप्त करेंगे 2078 में। लेकिन अगर हम देखें इसमें अन्य देशों का, तो इसमें देखिए विश्व का रेड से है और इंडिया का ब्लू से है। तो ये ब्लू देखिए, आप देखिए कि शुरुआत में हमने भले पीछे हैं, एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो है येलो वाला उसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो हम अभी जितने भी अपर मिडिल इनकम है, हायर इनकम है और विश्व औसत है, हम अभी सबसे कम स्थिति में हैं, ये बात मान सकते हैं। लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम अगर विश्व बैंक के जो जीडीपी के परिभाषा इनकम वाला देखें तो अभी हम लोअर मिडिल इनकम से थोड़ा सा ऊपर हैं, और जो कह सकते हो अपर मिडिल इनकम के जो कह सकते हो बीच वाली स्थिति में हम मिडिल इनकम वाले में हम हैं, ठीक है। तो कहीं नहीं, लेकिन जिस तरह से चल रहा है देखिए कि भारत जो है ये नीला वाला 2059 में पा जाएगा, विश्व पाएगा 2078 में, जो अपर मिडिल इनकम है वो पा जाएगा 2068 में, और लोअर मिडिल इनकम जो है अपर मिडिल इनकम 2076 में पाएगा, और जो कमज़ोर हैं वो 2176 में पाएंगे, 2121 में, और जो विकसित देश हैं वो 2176 में उस लक्ष्य को पाएंगे। इसी आधार पे विवेक देवरा जी ने कहा कि विकसित देश हैं उन्होंने तो छोड़ ही दिया है कि नहीं हमें तो पाना ही नहीं है, जो महत्वपूर्ण चीज़ था उन्होंने वो लक्ष्य हासिल कर लिया, बाकी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन भारत जिस तरह से चल रहा है, ये जो दुनिया के क्लासिफिकेशन है विश्व बैंक के, उसके अनुसार वो विश्व से पहले, जो विश्व का अभी औसत है भले हम अब उससे कम है लेकिन हम उससे पहले पहुंच जाएंगे। यही बात इसमें जो है कई सारी चीज़ें कही गई है। जैसे देखिए इसमें जो कहा गया है कि वर्ष 2002 में दुनिया भर में देश सभी जो है एसडीजी वादों का 59% थे। अब 2019 में यह बढ़कर 66, यानी कि 19 साल में जो है ये सिर्फ 7% बढ़ा है, और उसके पहले 59% था। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस सदी के पहले धीमी देखी गई है, और ये बता रहा है कि कैसे दुनिया ने कोविड के मार से ठीक पहले 2000 से 2019 तक अपनी सामूहिक एसडीजी उपलब्धि में लगातार वृद्धि का अनुभव किया, और कोविड के बाद स्थिति उनकी गिर गई। लेकिन जो भी थी उसके पहले भी थी, जो थी 2015 से 2019 तक, वो कहीं भी ये नहीं थी कि 2030 तक हम प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कि जो दुनिया में एसडीजी के एजेंडे में रखे जाने वाले पहले ही पूरा कर रही थी। एसडीजी जो है ज़्यादातर अच्छी चीज़ों के वादे हैं जिन्हें हर कोई घटित होते देखना चाहता है, जैसे कि अधिक अवसर, कम विनाश वाली दुनिया, ठीक है। और जैसे जैसे दुनिया में सुधार हुआ, बेहतर शिक्षा, कम गरीबी, साथ साथ हमारा वैश्विक एसडीजी स्कोर भी बढ़ा। लेकिन हम 2030 तक 100% पूरा करने के करीब भी नहीं हैं। दुनिया पूरा करेगी। देखिए कोविड महामारी के पहले हम जिस रुझान पे चल रहे थे उसके अनुसार दुनिया पूरा करेगी 2078 तक,
और भारत पूरा करेगा जो है 2059 तक, यानी भारत पहले ही पूरा कर लेगा। ऐसे में समस्या है कि इसके लक्ष्य प्राप्ति के पीछे रहने का कारण क्या है। देवराज जी बताते हैं कि एक्चुअल में जो लक्ष्य तय किया गया है ना, वो इतने ज़्यादा महान लक्ष्य तय कर लिए गए हैं, और 169 लक्ष्य। आप सोचो कि आप अपनी तैयारी को लेकर देखो कि पता चला कि 16 घंटे का आपने रोज जो है आपने लक्ष्य तय कर लिया कि हम 16 घंटे से ज़्यादा कम पढ़ाई नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देखिएगा रोज वो लक्ष्य आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और 4-6 दिन जैसे नहीं प्राप्त करेंगे आपको लगने लगेगा अरे यार ये तो पूरा नहीं हो रहा है, और फिर आप निराशा, तनाव, वो चीज़ें होती जाएगी और अंततः उसको छोड़ देंगे। उससे बेहतर वो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है उसमें से 8 घंटे 10 घंटे का लक्ष्य बना के चलेगा, वो उसे प्राप्त कर लेगा और वो आगे भी बढ़ सकता है। यही बात यहां भी ये सुझा रहे हैं कि यह हर किसी चीज का वादा कर देता है। ये लक्ष्य ऐसा है कि यह युद्ध, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, भूख, बीमारी, उन्मूलन, कुछ सबको ये बात कर देता है, और ये ध्यान केंद्रित करने के लिए 169 लक्ष्य रख देता है, जिसपे सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतने बड़े लक्ष्यों पर आप ध्यान रख सको। तो उससे क्या होता है कि अधिकांश राष्ट्र अपने स्पष्ट रूप से अपने सभी वादों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन अलग अलग करने में अनिच्छुक हैं या असमर्थ हैं। भाई लक्ष्य रखे हो तो उसको प्राप्त करने के लिए रिसोर्स लगाना पड़ेगा। राज्यों को पता है पाएंगे ही नहीं, तो इसलिए उसको अनिच्छुक हैं। तो इसमें किया क्या जाना चाहिए, आगे का रास्ता ये बताते हैं कि हमें क्या है कि अगर हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके लक्ष्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। भारत के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत उन्हीं लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। दुनिया भी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। वो कहते हैं कि 169 जो लक्ष्य हैं ये ऐसे लक्ष्य हैं कि इनको प्राप्त करने का सामाजिक प्रभाव है। तो जब अगर आप 169 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 रुपया खर्च करोगे तो उसका जो आपको सामाजिक लाभ मिलेगा वो 7 रुपया मिलेगा, यानी 7 गुना। लेकिन ये कहते हैं कि अगर उन्हीं में से कुछ बेहतर 40 लक्ष्यों को, जब ज्यादा महत्वपूर्ण 40 लक्ष्यों में अगर आप 1 रुपया करेंगे तो आप 21 रुपए पाएंगे। यानी कि ये बता रहे हैं कि दुनिया को और खासतौर से भारत को ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इसके इस भार में नहीं पड़ना चाहिए कि हम पीछे रह गए, हम क्या कर गए। उसमें जो महत्वपूर्ण 40 लक्ष्य हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनका सामाजिक प्रभाव ज्यादा आएगा, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और उनको जल्दी से प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 100 रुपया खर्च करेंगे या 1 रुपया खर्च करेंगे तो 21 गुना सामाजिक प्रभाव पूरे दुनिया और भारत के संदर्भ में भी दिखाई देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, और ये आप लोगों की तैयारी को भी लेकर आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए कि यार लक्ष्य ऐसा रखो कि जिसे आप आसानी से प्राप्त कर लो। इसी के लिए ज़रूरत होती है कि पहले आप अपने जो विषय हैं, जो चीज़ें हैं, उनको कैटेगराइज कर लो और उन चीज़ों पर ध्यान दो जिन पे, जैसे मैं बार बार अपने बच्चों को बताता रहता हूं कि यार छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, आप ध्यान दो कि कहाँ पे कम मेहनत पे आपको ज़्यादा मार्क्स आ जाए या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, पहले उस पर ध्यान दे दो। अब होगा क्या कि पूरे सिलेबस के चक्कर में जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये है कि आप पहले कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहां से बेहतर अच्छे से अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, उन पे आप ज़्यादा ध्यान दो। यही बात तो ये भी कहते हैं जो आप लोगों से, आप लोगों के टीचर्स, हम या कोई यही बताने की कोशिश की जाती रहती है कि पहले लो हैंगिंग फ्रूट लो, और वो फ्रूट लो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका आपको आपके जीवन में यानी देशों के जीवन में या उसकी सफलता में, सामाजिक लाभ में ज़्यादा योगदान हो, ताकि आपका 100 रुपया 2100 में बदल जा रहा है। एक जगह 169 लक्ष्यों में 169 जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो 100 रुपया 700 में बदलेगा, और उसी में से 169 में से 40 पर ध्यान दोगे विशेष रूप से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वही 2100 रुपये का सामाजिक लाभ देने लगेगा। तो भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, जब विकसित देश छोड़ दिए हैं तो हम कौन सा उसके लिए ज़्यादा प्रयासरत, हमें उन पे ध्यान देना है जो उन्हीं SDG लक्ष्यों में, सतत विकास लक्ष्यों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं 40 ऐसे लक्ष्यों की निर्धारित करने की बात कर रहे हैं कि करके हम उनमें हम अपना फोकस करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका सामाजिक लाभ ले सकें। जहाँ तक इजराइल हमास युद्ध को अंतिम बनाना, देखिए ये लेख आया था द हिंदू में, हालांकि उसके बाद कई सारे इसमें लेख का समायोजन है। इसमें ये बात कही गई थी कि जैसे कोई युद्ध होता है, अब इजराइल हमास युद्ध तो चल ही रहा है, थोड़ा सा संघर्ष विराम भी हुआ,
क्यों होता है, अगर आप जान नहीं हो तो बता देते हैं, हालांकि इसको सब जान गए होंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने एक बहुत ही घृणित आतंकवादी काराना कृत्य करते हुए इजराइल पे कई हजारों मिसाइल और उस तरह से हमले किया, और उसमें उसके इजराइल में उससे जो है करीब 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और 250 के आसपास जो है वो लोगों को बंधक बनाया। और उसके बाद इजराइल ने गाजा पे, हमास पे जो है, हमास का जो होल्ड है गाजा, उस पर अपनी कार्रवाई, विरोध की कार्रवाई, यानी अपना जवाबी कार्रवाई जो है, सेल्फ रक्षा का जो है शुरू किया, जो कहीं ना कहीं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 51 के तहत, वो आत्मरक्षा के अधिकार के तहत वो है कि हर देश का अधिकार है कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो वो जवाबी कार्रवाई करे। उसने वो जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अब तक 15,000 जो अनुमान है, जो फिलिस्तीन के अथॉरिटीज स्वास्थ्य विभाग बताते हैं कि 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। उसमें महिला बच्चे भी हैं, उसमें निश्चित रूप से जो है आतंकवादी और उग्र उस तरह के भी लोग होंगे, और गाजा सिटी के आधा से ज़्यादा जो है जो बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त हो गई हैं। तो इन परिस्थितियों में कुछ दिन पहले जो है मानवीय सहायता को लेकर छोटा सा जो है एक संघर्ष विराम हुआ था, जिसमें ये बात तय गई थी कि हमास 1 लोगों को छोड़ेगा तो उसके बदले 3 जो है इजराइल भी छोड़ेगा, और इस तरह से पहले 50 लोगों को 4 दिन में छोड़ना था, उसके बदले में इजराइल को 160 कैदियों को छोड़ना था। और ये 10-10 इजराइल ने शर्त लगा था कि अगर 10-10 लोगों को ऐसे हमास छोड़ता रहेगा तो एक दिन करके समझौता बढ़ता रहेगा। शुरू में 2 दिन तक हमास ने छोड़ा, इसके बाद उस चीज़ से पलट गया और पुनः जो है युद्ध शुरू हो गया है, और पुनः ये कहीं ना कहीं बात बन रही। ऐसे में एक प्रश्न है कि क्या यह युद्ध चलता रहेगा? देखिए, कोई भी युद्ध अनंत काल तक नहीं चलता है, युद्ध समाप्त ही होता है, और उसमें जो लोग अपने अपने लक्ष्य लिए रहते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उसका नुकसान जो है उठाना पड़ता है आम जनता को या दुनिया को भी उठाना पड़ता है। तो इस संदर्भ में हम इसको समझना है कि आप मुद्दा क्या है, आत्मरक्षा का अधिकार और उसकी हकीकत क्या है ना? क्या हमास को बस में कर लिया गया तो मामला शांत हो जाएगा, ऐसी बात है? या एक बात जो भारत द्वारा कही जा रही है कि भारत या दुनिया के अनेक देशों द्वारा की जा रही है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी इजराइल के साथ साथ जो है फ़लस्तीन को भी एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देना, ये कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इन्हीं चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, मुद्दा क्या है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि सभी युद्ध समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा युद्ध है जो समाप्त नहीं हो। इजराइल हमास युद्ध भी खत्म होगा, आज नहीं तो कल ये खत्म होगा, और कब और कैसे यह अभी तय होना बाकी है। यानी ये कब होगा और कैसे होगा ये तय होना बाकी है, लेकिन ये तय है कि इजराइल और हमास युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हमास नियंत्रित गाजा पट्टी में 23 लाख निवासियों में से 13 लाख विस्थापित हो गए हैं, और गाजा में सभी घरों में लगभग आधे क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। तो अब इसमें है कि ये युद्ध समाप्त कब हो सकता है? जब युद्ध का परिणाम तब प्राप्त होता है जब दोनों पक्ष अपने लिए कुछ न कुछ मूल्यवान हासिल कर लेते हैं। इस तरह के परिदृश्य में इजराइल हमास युद्ध समाप्त होने की संभावना है कि यानी इजराइल को जो चाहिए वो इजराइल को मिल जाए, हमास को जो चाहिए अगर वो हमास को मिल जाए, या फ़लस्तीन को जो चाहिए वो फ़लस्तीन को मिल जाए, तो युद्ध समाप्त हो सकती है। इसकी संभावनाएं विचारकों ने बताई है। उसमें जैसे ये है कि सैन्य दृष्टि से अगर यह युद्ध देखा जाए तो सैन्य दृष्टि से क्या होगा कि इजराइल जरूर जीतेगा, इसमें किसी को कोई संभावना नहीं है। यानी कि अगर जिस तरह से इजराइल जो है वह हमास को समाप्त कर सकता है, विचारधारा के रूप में नहीं, लेकिन हाँ कि हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो समाप्त कर सकता है, वो चाहे तो वो कई दो में हुआ है कि इजराइल जो है अरब वर्ल्ड में उसके सामने अभी कोई ताकत नहीं है, इसलिए ये कि इजराइल सैन्य दृष्टि से हार जाएगा ये असंभव है। इजराइल को सैन्य बढ़त तो मिल जाएगी। और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है वो क्या है, हमास को, ये हमास हमला किया था तो हमास को भी पता था, ये सब जानते हैं कि उसको इससे लड़ाई से उसको युद्ध वो इजराइल पे कब्जा नहीं कर लेगा, वो सिर्फ अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था, अपनी विचारधारा को वो बढ़ावा देना चाह रहा था। और जैसे जैसे इजराइल अपने जो है जवाबी कार्रवाई में, जो उसका कहीं ना कहीं किसी भी देश का एक राइट होता है, लेकिन उसमें जो आक्रामकता दिखाई दे रही है, जिससे जो जनधन की हानि हो रही है, उससे कहीं ना कहीं हमास जो है ना वो गाजा से छोड़ो वेस्ट बैंक और अरब आबादी के बीच में इसकी पैठ जो है
बैठती जा रही है कि जो हमने पहले बताया था कि जैसे शुरू में भले हो, लेकिन जब आप ज़्यादा होगा तो बाद में उसके प्रति जो है लोगों की भावनाएं बढ़ती जा रही। तो देखा जाए तो इजराइल युद्ध में जीतेगा और हमास जो है अपनी हमास की जो विचारधारा है वह जो है, यानी कौन सी विचारधारा है, हमास की जो रेडिकलिज्म इस्लामिज्म की विचारधारा है वह और सारे लोगों में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वो लोग जो हमास की विचारधारा का समर्थन अभी नहीं करते हैं। ठीक है, और इसीलिए होगा क्योंकि जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण है जो अभी वेस्ट बैंक पर जो राज कर रहे हैं, जो उनका शासन है वह 30 वर्षों से बेहद अलोकप्रिय हो गया है और बहुत भ्रष्ट हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमास जैसी विचारधारा या कट्टरपंथी विचारधारा जो है कहीं ना कहीं और पनपना शुरू हो जाएगा। ऐसे में यह है कि अब जो है हमें करना क्या पड़ेगा कि इसको समझना पड़ेगा कि आत्मरक्षा का अधिकार और उसकी हकीकत। जैसे देखिए, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अनुच्छेद 51 कहता है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार प्राप्त है। यानी इजराइल पे आतंकवादी हमला होता है तो इजराइल उसका रिटेलिएट कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। उसने किया, लेकिन इसमें कहा गया है कि आत्मरक्षा में कार्य करने के बाद संबंधित राज्य को उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को देनी होगी। ऐसा कर अभी इजराइल नहीं कर रहा। दूसरा, इस मामले में यह भी कहा गया है कि आप आत्मरक्षा में जो नागरिकों के खिलाफ बल के असंगत या अंधाधुंध उपयोग नहीं कर सकते हैं कि आप सामने वाले देश को कि नागरिकों को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। यही बात भारत भी समझा रहा है, यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति भी बार बार इजराइल को समझा रहे हैं कि जो कार्रवाई कर रहे हैं, इजराइल को कार्रवाई का हक है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो है नागरिकों की इसमें जान जाए। क्योंकि अभी तक इजराइल के हमले के दौरान गाजा में लगभग 15,000 लोग मर चुके हैं, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। जैसे ही ये कोई प्राकृतिक आपदा होता है, मानवीय आपदा होता है, निश्चित रूप से उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा कमज़ोर वर्ग को ही उठाना पड़ता है और महिलाएं बच्चे सबसे कमज़ोर हैं। तो अब प्रश्न है कि अगर इजराइल जीत भी जाता है, हमास को कब्जा कर ही लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सैन्य दृष्टि से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इजराइल ये नहीं कर सकता है, वो कर सकता है। अगर हमास को काबू कर लिया गया फिर क्या होगा? फिर गाजा पे कौन शासन करेगा? वेस्ट बैंक का क्या होगा? यानी इजराइल फिर करेगा। तो कहीं ना कहीं इसका विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो इसमें यही है कि मुद्दा ये है कि सबसे परेशान वाला कि युद्ध जब हमास को बस में कर लिया जाएगा तो क्या होगा। असली प्रश्न, यक्ष प्रश्न यही है कि हमास को अगर इजराइल जीत चुका है तब क्या होगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि स्थिति तैयार होने पर क्या होगा कि रमल्ला यानी जो फलस्तीन है प्राधिकरण को, उसको गाजा पट्टी का प्रशासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ले लिया गाजा पट्टी, हमास जो है रमल्ला स्थित जो है फिलिस्तीनी जो प्राधिकरण है उसका शासन स्थापित हो जाएगा। बाकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके लिए जो है अरब देश पैसा दे देंगे। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बताया गया है कि जो वेस्ट बैंक में जो शासन है फलस्तीनी इस समय जो है प्राधिकरण वाले, वो खुद ही बहुत ज़्यादा जो है क्या है, वो खुद ही अलोकप्रिय हो गए हैं। ऐसे में ये सुझाव देते हैं कि एकमात्र विकल्प क्या है कि गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी जब भी स्थिति अनुकूल हो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराया जाए। ठीक है, नए सिरे से चुनाव कराया जाए और जो फिर वो व्यवस्था बने उसको दिया जाना चाहिए। और इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि एकदम विकल्प है, क्योंकि आप हमेशा से ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब इजराइल के लिए जब प्रस्ताव पास हुआ था इजराइल और फलस्तीन को बंटवारे को लेकर 19 अक्टूबर 1947 को, तब भी ये बात थी कि वहाँ पे दो राष्ट्र बनने थे, एक यहूदी राष्ट्र और एक अरब मुस्लिमों का जो है फलस्तीन वाला। तो दो तो वही था। ऐसे में इसे कब तक टाला जा सकेगा? इसको तो टालना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अभी हमारे प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति से बोले हैं, उन्होंने भी कहा है या सभी कह रहे हैं कि जो इजराइल के समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि जो इजराइल है वो ठीक है, उसकी आत्मरक्षा, उस पर आतंकवादी कृत्य है वो गलत है, लेकिन फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ये शुरुआत के ही समझौते में भी यही बात है। लेकिन 1993 के ओस्लो समझौते में भी फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक में स्थित करने की परिकल्पना की गई थी, जिसके बाद
कहीं ना कहीं उसी के विरोध के स्वरूप जो है हमास जैसे उग्रवादी संगठन का वहाँ पे जन्म होता है। ठीक है, तो लेकिन समस्या ये है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा कि इनका बताते हैं कि वेस्ट बैंक में अभी भी 4.5 लाख से ज़्यादा इजरायली नागरिक रह रहे हैं और उनको वहाँ से हटाना इतना आसान वो कहने से मान नहीं जाएंगे। तो उनको हटाना भी एक समस्या होगा, क्योंकि बगैर उनके हटाए आप 2 राज्यों की आप व्यवहारिकता नहीं दे सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कठिन कार्य करना पड़ेगा। और अगर व्यवहार्यता इजराइल क्यों तैयार होगा, क्यों नहीं, अभी इजराइल इसमें देख रहे हैं कि उसके जो प्रधानमंत्री हैं वो इससे तैयार नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे वजह है कि इजराइल की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जैसे उसके जन्म हुआ ना तब से ही वो युद्ध से घिरा हुआ है। ऐसे में उसके लिए अपने लोगों की सुरक्षा वैध चिंता है, और इसको जब तक आप सुनिश्चित नहीं कर लेंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। और इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या है कि जो नया राज्य बनेगा वो उसका विसैनिकृत कर दो, उसमें उसके पास मिलिट्री पावर नहीं रहे। जैसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके पास सेना नहीं है। जापान के साथ जब समझौता अमेरिका ने किया था तो उसके भी सेना का अधिकार उससे हटा लिया था। और इजरायलियों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए अन्य उपायों पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे सभी पड़ोसी अरब राज्यों को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, अब्राहम एकॉर्ड जैसे इस तरह के, यानी कि जो और इस स्थापना के साथ साथ ये भी शर्त रहे कि जो राज्य बनेगा उसके पास सेना नहीं रहेगी और बाकी अरब देश भी इस चीज को समझौते को करेंगे, यानी कि स्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तभी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और जब इस तरह की चीजें होंगी, जब जो इजराइल के पड़ोसी बेहतर तरीके से रहेंगे, तो जो ईरान जो खेल रहा है इजराइल विरोध के आधार पर मुस्लिम वर्ल्ड को भड़काने का, या जो हिजबुल्ला बार बार उसको धमकी दे रहा है, उसकी प्रासंगिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर जब अगर वहाँ पे एक शांतिपूर्ण ढंग से एक राज्य की स्थापना कर दी जाएगी, फिर कहीं ना कहीं विकास शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, आईमेक जैसी परियोजनाएं हैं, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएगी। और इससे एक जो अंत काल तक, जैसे इजराइल जब से शुरू हुआ है तब से एक जो मृत्यु और विनाश का वहां पे मामला चल रहा है वो समाप्त हो सकता है। अब प्रश्न है कि भारत क्या कर सकता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अभी जस्ट 1 दिसंबर को 2 दिन पहले ही मिले हैं वहां के राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहली बात तो ये 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों पर संवेदना व्यक्त की है, ये पहले से भी भारत का लक्ष्य है। दूसरा, वो कहे हैं कि हमास के खिलाफ फिर से हमला शुरू करने के बाद ये मिले हैं, और प्रधानमंत्री का कहना है कि प्रभावित आबादी के लिए मानवीय सहायता की निरंतर और सुरक्षित डिलीवरी होना चाहिए, यानी जो प्रभावित आबादी है उसको मानवीय सहायता और उनके पास होना चाहिए, और 2 राज्य समाधान होना चाहिए, और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इजराइल और फिलिस्तीन के हमले को समाप्त किया जाना चाहिए। यानी भारत बार बार वही है, पहले दिन से ही 7 अक्टूबर से यही है कि वो पहले एक आतंकवादी कृत्य है उसकी निंदा करता है। भारत जो है संभवतः पहले देशों में, पहले विश्व नेताओं में प्रधानमंत्री रहे होंगे जिन्होंने ऐसी बात कही, और साथ ही वो फलस्तीन एक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य की स्थापना वो भी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से भी करने के लिए बात होती है। अब प्रश्न है कि इसमें भारत क्या कर सकता है। देखिए, भारत बहुत कुछ नहीं कर सकता है, डायरेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। उसमें जो इजराइल के आसपास के अरब देश हैं, जो अमेरिका है, उनको भूमिका निभानी ही होगी। पहले उनको शुरुआत करना होगा। भारत इसमें जो है कहीं ना कहीं इजराइल का भी महत्वपूर्ण सहयोगी है और अमेरिका का भी महत्वपूर्ण सहयोगी है, और कई सारे खाड़ी देशों के साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण सहयोगी है, जैसे ITU-2 जो है भारत का, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब अमीरात, इन 4 देशों का संगठन है। इसी तरह से जो है और देश इसमें सऊदी अरब आदि देशों को मिलकर ही इन चीज़ों को हल किया जा सकता है। क्योंकि आखिर इस युद्ध का लक्ष्य क्या होगा? फिर वही, अगर आप इस युद्ध को कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमास की विचारधारा बनी रहेगी तो दूसरा हमास जन्म ले लेगा। ठीक है, तो शांतिपूर्ण समाधान द्विराष्ट्र के होने, और उसमें भी कि इजराइल की पर्याप्त सुरक्षा का ध्यान दिया जाए और पूरे क्षेत्र में वास्तविक शांति स्थापित हो जाए, यही एकमात्र विकल्प इस युद्ध से होगा। तभी इस युद्ध को कहा गया ना कि इस आर्टिकल में लेखकों ने कहा कि अगला युद्ध ना होने पाए, क्योंकि बहुत युद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको पढ़िएगा। नमस्कार।